अजीत डोभाल जी ऑपरेशन ग्रीन लीफ का प्लान टेबल पर रखते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी इसे मंजूरी नहीं देते। 26 मई 2014 को शपथ लेते ही हालात तेजी से बदलने लगते हैं। आईएसआई का मेजर इकबाल और कई आतंकी संगठन एक खतरनाक साजिश रचते हैं। नेपाल बॉर्डर के जरिए 60,000 करोड़ की नकली करेंसी भारत में पहुंचाने की। मकसद साफ था, देश की अर्थव्यवस्था को हिला देना और भीतर से तबाही फैलाना। जब डोभाल साहब तक ये खबर पहुंचती है तो वो कुछ पल के लिए स्तब्ध रह जाते हैं, क्योंकि इतने बड़े हमले की उन्होंने भी कल्पना नहीं की थी। इसी बीच सुबह होते होते यूपी का कुख्यात गैंगस्टर अतीक अहमद पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। डोभाल जी समझ चुके थे कि ऑपरेशन ग्रीन लीफ के बिना इस खतरे को रोकना लगभग नामुमकिन है। आखिर क्या था ये ऑपरेशन ग्रीन लीफ, और ये मिशन इतना जरूरी क्यों बन गया था? आइए पूरी कहानी को गहराई से समझते हैं। खन्नानी भाई कई सालों से भारत में नकली नोटों का जाल फैला रहे थे। इस नेटवर्क की शुरुआत इस्लामाबाद के एक मदरसे से हुई थी, जहां उन्होंने दाऊद इब्राहिम और मेजर इकबाल के साथ मिलकर इस ऑपरेशन को खड़ा किया। 2013 तक वे करीब 11,000 करोड़ रुपए के नकली नोट भारत में भेज चुके थे, और हैरानी की बात ये थी कि एक भी खेप पकड़ी नहीं गई थी। अब उनका अगला लक्ष्य और भी बड़ा था, किसी भी कीमत पर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकना। इसके लिए उनके पास एक ऐसा ब्लूप्रिंट था जिसे कथित तौर पर किसी अंदरूनी शख्स ने उन्हें सौंपा था, और जो देश के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता था। वही नेता जिसके हाथों में कई अंगूठियां चमकती थीं और जिसकी सिर्फ एक ही शर्त थी, उसके खिलाफ कभी कोई गवाह खड़ा न हो। खन्नानी ने बिना हिचक ये शर्त मान ली, क्योंकि उसे मालूम था कि असली नोटों का नक्शा हासिल करना आसान नहीं होता। मेजर इकबाल ने नेपाल बॉर्डर का रास्ता सुझाया, जहां से ये पूरा खेल आसानी से यूपी में दाखिल हो सकता था। और यूपी में था अतीक अहमद, जिसका नेटवर्क इतना गहरा और फैला हुआ था कि उसके जरिए गया पैसा पूरे हिंदुस्तान में फैल सकता था। इसी रणनीति के तहत 2014 से पहले करीब 11,000 करोड़ के नकली नोट भारत में पहुंचाए गए, ताकि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोका जा सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मोदी जीत गए। मई 2014 में शपथ लेने की रात इस्लामाबाद के उस अंधेरे तहखाने में बैठे सभी चेहरों पर एक ही एहसास था, 11,000 करोड़ पानी में बह गए। उसी खामोशी को तोड़ते हुए दाऊद इब्राहिम ने कहा, हम गलत जगह निवेश कर रहे थे, गलत लोगों पर भरोसा कर रहे थे। अब ऐसा नहीं होगा। उसी रात एक नया फैसला लिया गया। इस बार सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि हिंसा भी साथ चलेगी। योजना थी 60,000 करोड़ भेजने की, ताकि देश एक साथ दो मोर्चों पर उलझ जाए और कहीं भी संतुलन न बना सके। लेकिन मेजर इकबाल के मन में एक और डर था, जिसे उसने 2015 में सबके सामने रखा। अगर 2017 में यूपी का चुनाव योगी आदित्यनाथ के हाथ चला गया, तो उनका पूरा नेटवर्क खत्म हो जाएगा। अतीक समेत सब पकड़े जाएंगे और नेपाल बॉर्डर का रास्ता भी बंद हो जाएगा। इसलिए जो कुछ करना है वो 2017 से पहले ही करना होगा। दाऊद इब्राहिम ने सब कुछ सुना और बस इतना कहा, नवंबर 2016, यही आखिरी मौका है। उसी के साथ 9 नवंबर 2016 की तारीख तय कर दी गई, जब 6,000 करोड़ की पहली बड़ी खेप नेपाल बॉर्डर के रास्ते यूपी में दाखिल होने वाली थी। उरी सर्जिकल स्ट्राइक को अभी कुछ ही हफ्ते हुए थे, और पूरे देश में एक अलग ही जोश था, एक ऐसा जोश जो सालों बाद देखने को मिला था। अब दुनिया को यह साफ संदेश मिल चुका था कि हिंदुस्तान सिर्फ चेतावनी नहीं देता, बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के घर में घुसकर जवाब देता है। पाकिस्तान भी समझ चुका था कि हालात बदल चुके हैं। उसी दोपहर अजीत डोभाल अपने दफ्तर के आंगन में टहल रहे थे, जैसा कि वे अक्सर किसी बड़े फैसले से पहले किया करते थे। तभी एक अधिकारी तेजी से उनके पास आया और रुककर बोला, सर, हमारे एक स्पाई ने खबर भेजी है, पाकिस्तान 60,000 करोड़ की नकली करेंसी भारत में भेजने की तैयारी कर रहा है। डोभाल जी एक पल के लिए थम गए, उनके कदम रुक गए, और फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, 6,000 करोड़, ये बहुत बड़ी रकम है। अगर ये पैसा देश में फैल गया तो हालात बिगड़ सकते हैं। बाजार डगमगा जाएगा, लोगों में डर फैल जाएगा, और जो स्थिरता अभी बनी है वो टूट जाएगी। इतना कहकर वे फिर से टहलने लगे, लेकिन इस बार उनके हर कदम में एक ठोस मकसद झलक रहा था। उरी के बाद भी इन्हें समझ नहीं आया, लेकिन इस बार हम ऐसा जवाब देंगे कि दोबारा कोशिश करने की हिम्मत नहीं होगी। फिर वे अधिकारी की ओर मुड़े और बोले, तुरंत स्पाई से संपर्क करो, पता लगाओ कि ये 60,000 करोड़ के नोट छप चुके हैं या अभी छपने बाकी हैं, क्योंकि इसी एक जानकारी पर सब कुछ निर्भर करता है।
अधिकारी जैसे ही मुड़ने लगा, डोभाल जी ने उसे रोकते हुए एक और बात कही, और इस बार कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मेरे पास एक प्लान है, ऑपरेशन ग्रीन लीफ। मैं इस बारे में प्रधानमंत्री जी को मनाने की कोशिश करता हूं। अजीत डोभाल के दिमाग में यह विचार साफ था, लेकिन इसे अमल में लाना आसान नहीं था। दूसरी ओर मेजर शोभित शर्मा कोई आम जासूस नहीं थे। सालों से पाकिस्तान में रहकर वहीं की भाषा, वही तौर तरीके अपनाकर वे दुश्मन के बीच इस तरह घुल मिल गए थे कि जिन लोगों की खबरें वे दिल्ली भेजते थे, वही लोग उन्हें अपना मानते थे। उनका भरोसा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत था। वे लियारी गैंग के अंदर तक पहुंच चुके थे। खनानी भाइयों के साथ उनके गहरे संबंध थे, और मेजर इकबाल के साथ तो वे कंधे से कंधा मिलाकर काम करते दिखते थे। यही वजह थी कि 60,000 करोड़ की नकली करेंसी वाली खबर सबसे पहले उन्हीं के जरिए डोभाल जी तक पहुंची। अब उन्हें एक नया आदेश मिला था, ये पता लगाओ कि नोट छप चुके हैं या अभी छपने बाकी हैं। और इसके लिए मेजर शोभित शर्मा ने एक बेहद चतुर योजना बनाई। उन्होंने खनानी से मुलाकात तय की और साथ ही मेजर इकबाल को भी बुलवाया। बातचीत के दौरान उन्होंने बड़ी सहजता से ये मुद्दा उठाया कि नेपाल बॉर्डर का रास्ता अब पहले जितना सुरक्षित नहीं रहा। हिंदुस्तानी एजेंसियां वहां सतर्क हो चुकी हैं, और अगर इतनी बड़ी रकम उसी रास्ते से भेजी गई तो पकड़े जाने का खतरा बढ़ सकता है। फिर उन्होंने आत्मविश्वास से कहा, मेरे पास कुछ ऐसे रास्ते हैं जो किसी की नज़र में नहीं है। मैं इस पैसे को बिना किसी जोखिम के हिंदुस्तान पहुंचा सकता हूं। खनानी कुछ पल तक उन्हें गौर से देखता रहा, फिर मेजर इकबाल की तरफ नज़र घुमाई और धीमे से बोला, पहले देखो। इसके बाद वो उन्हें एक फैक्ट्री के अंदर ले गया। वहां जो नज़ारा मेजर शोभित शर्मा ने देखा वो चौंका देने वाला था। एक विशाल गोदाम, जहां करोड़ों रुपए के नकली नोट पहले से ही बंडलों में पैक होकर थैलों में भरे पड़े थे, पूरी तरह तैयार, बस एक इशारे का इंतजार। नोट छप चुके थे। मेजर शोभित शर्मा ने अपने चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आने दिया। वे शांत खड़े रहे, उस विशाल गोदाम को ध्यान से देखते रहे और हर छोटी बड़ी चीज को अपने दिमाग में दर्ज करते गए, क्योंकि यही जानकारी उन्हें दिल्ली तक पहुंचानी थी। लेकिन खनानी के मन में एक अनकहा डर लगातार बना हुआ था, जो उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। कहीं ये खबर अजीत डोभाल तक न पहुंच जाए, क्योंकि अगर दिल्ली को इस पूरे खेल की भनक लग गई तो सब कुछ खत्म हो सकता था। उधर दिल्ली में पीएमओ के एक बंद कमरे में सिर्फ दो लोग आमने सामने बैठे थे, नरेंद्र मोदी और डोभाल जी। डोभाल जी ने बिना वक्त गंवाए सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, सर, ऑपरेशन ग्रीन लीफ को जितनी जल्दी हो सके लागू करना होगा। इस बार 60,000 करोड़ की नकली करेंसी नेपाल बॉर्डर के रास्ते हिंदुस्तान में आने वाली है, और इसे पकड़ना बेहद मुश्किल होगा। मोदी जी कुछ देर तक खामोश रहे। उनके चेहरे पर गहरी सोच साफ दिखाई दे रही थी। वे समझ रहे थे कि अगर ऑपरेशन ग्रीन लीफ को अचानक लागू किया गया तो देश भर में भारी हलचल मच सकती है। आम जनता को परेशानी होगी और इसका असर सिर्फ दुश्मन तक सीमित नहीं रहेगा। कुछ पल बाद उन्होंने धीमे लेकिन ठोस शब्दों में मना कर दिया, डोभाल जी, ये सही कदम नहीं होगा। डोभाल जी ने एक पल रुककर पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, सर, अगर ये पैसा हमारे देश में आ गया तो आतंकवाद को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। ये सिर्फ करेंसी नहीं है, ये उस पूरे नेटवर्क की रीढ़ है जो देश के अंदर हिंसा फैलाना चाहता है। मोदी जी ने फिर पूछा, कोई और रास्ता नहीं है? इस पर डोभाल जी ने उनकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, सर, पैसा छप चुका है और इन लोगों की पकड़ हिंदुस्तान में बहुत मजबूत है। यूपी से लेकर बॉर्डर तक उनका नेटवर्क फैला हुआ है। अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। फिर थोड़ा रुककर अजीत डोभाल बोले, लेकिन सर, ऑपरेशन ग्रीन लीफ लागू करने से पहले यूपी में इनका पूरा नेटवर्क तोड़ना होगा, क्योंकि जब तक वो ढांचा खड़ा है तब तक ये पैसा किसी न किसी रास्ते से देश में घुसता ही रहेगा। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। नरेंद्र मोदी खिड़की की तरफ देखने लगे। बाहर फैली दिल्ली और अंदर उनके कंधों पर एक ऐसा फैसला जो करोड़ों लोगों की जिंदगी को प्रभावित करने वाला था। 7 नवंबर की सुबह मेजर शोभित शर्मा की खबर डोभाल जी तक पहुंच चुकी थी। करेंसी छप चुकी है और 9 नवंबर को वो हिंदुस्तान में दाखिल होने वाली है। उसी सुबह डोभाल जी ने यूपी के डीजीपी से मुलाकात की। ना कोई लंबी मीटिंग, ना फाइलों का ढेर, सिर्फ एक सीधा निर्देश। पीएमओ से आदेश है, अतीक अहमद को जितनी जल्दी हो सके गिरफ्तार करना है। डीजीपी एक पल के लिए रुके, फिर गंभीर आवाज में बोले, सर, अतीक का नेटवर्क बहुत बड़ा है। उसके पास मजबूत ग्राउंड इंटेलिजेंस है, लोकल मूवमेंट पर उसकी पकड़ है और उसके लोग हर थाने के इलाके में फैले हुए हैं। अगर बिना सही सर्विलांस और कॉर्डन के उसे अचानक उठाने की कोशिश की गई तो सांप्रदायिक तनाव और दंगे भड़क सकते हैं। डोभाल जी ने पूरी बात ध्यान से सुनी, फिर ठोस शब्दों में जवाब दिया,
ये देश की सुरक्षा का सवाल है। अगर अभी कदम नहीं उठाया गया तो जो गड़बड़ी होगी वो किसी भी दंगे से कहीं बड़ी होगी। इसलिए जो भी तरीका अपनाना पड़े अपनाइए, जितने भी संसाधन चाहिए मांगिए, लेकिन ये काम जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए। डीजीपी समझ चुके थे कि ये कोई रूटीन गिरफ्तारी नहीं है। ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें देरी की कोई गुंजाइश नहीं। वापस लौटते ही उन्होंने अपने स्पेशल टास्क फोर्स को हाई अलर्ट पर रखने का आदेश दिया। सर्वेलेंस टीमें तैनात की गईं, हर मूवमेंट पर नजर रखी जाने लगी और साफ निर्देश था, जैसे ही सही मौका मिले ऑपरेशन तुरंत शुरू किया जाए। उसी रात एसटीएफ के चुनिंदा अधिकारियों को एक क्लोज डोर ब्रीफिंग दी गई, जहां सिर्फ इतना बताया गया, टारगेट की लोकेशन कंफर्म करो, उसकी हर गतिविधि को समझो और सबसे जरूरी, किसी भी कीमत पर कोई लीक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर अतीक अहमद को जरा भी भनक लग गई तो वो अंडरग्राउंड हो जाएगा और फिर उसे पकड़ना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। डीजीपी ये भी जानते थे कि ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, बल्कि उस पूरे नेटवर्क की कमर तोड़ने की पहली कड़ी है, और इसे अंजाम देने के लिए उनके पास महज 48 घंटे थे। उसी रात इस्लामाबाद में खनानी के गोदाम में असामान्य हलचल थी। दर्जनों लोग एक साथ तेजी से काम कर रहे थे। नकली नोटों के बंडल तैयार हो रहे थे, बक्सों में भरे जा रहे थे और फिर ट्रकों में लोड किए जा रहे थे। खनानी खुद वहां खड़ा हर खेप पर नजर रख रहा था, क्योंकि इस बार दाऊद इब्राहिम की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी। उसी शाम दाऊद ने उसे अलग से बुलाया था। कोई लंबी बातचीत नहीं, बस सीधी नजरों में देखते हुए कहा, तूने मेरे 11,000 करोड़ डुबोए, पैसा भी गया और काम भी नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी फिर भी अपनी जगह बना रहा। अब अगर इस बार भी कुछ गड़बड़ हुई तो अंजाम ठीक नहीं होगा। मेजर इकबाल ने कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि इस वक्त कोई सफाई काम नहीं आएगी, सिर्फ नतीजा ही मायने रखेगा। उसने चुपचाप सिर हिलाया और वापस गोदाम की तरफ बढ़ गया। रात के करीब 2 बजे तक ज्यादातर ट्रक लोड हो चुके थे। हर ट्रक में करोड़ों रुपए के नकली नोट इस तरह छुपाकर पैक किए गए थे कि ऊपर से देखने पर वे आम सामान जैसे लगें, ताकि बॉर्डर की रूटीन चेकिंग में बिना शक के निकल जाएं। लोडिंग पूरी होते ही मेजर इकबाल ने अतीक अहमद को फोन किया, सुनो, 8 नवंबर की शाम तक सभी ट्रक नेपाल बॉर्डर पर पहुंच जाएंगे और 9 नवंबर की सुबह 4 बजे तुम्हें हिंदुस्तान की तरफ से इन्हें अपने कब्जे में लेना है। अतीक ने बिना कुछ कहे फोन काट दिया, अपने भरोसेमंद लोगों को इकट्ठा किया और बॉर्डर की ओर रवाना होने का आदेश दे दिया। 8 नवंबर की शाम इस्लामाबाद की उस फैक्ट्री में सारे ट्रक तैयार खड़े थे, नोटों से भरे, रवाना होने के इंतजार में। बस एक आखिरी इशारे की बेर थी। उन्हीं के बीच खड़े थे मेजर शोभित शर्मा, चेहरे पर वही ठंडा भाव जो उन्होंने सालों से ओढ़ रखा था, लेकिन भीतर ही भीतर हर चीज को ध्यान से दर्ज करते हुए, ताकि सही समय पर दिल्ली तक पहुंचा सकें। उधर तराई इलाके में अतीक के आदमी भी चुपचाप बॉर्डर के पास तैनात थे, ट्रकों के आने का इंतजार करते हुए। और उसी सुबह दिल्ली में एक बंद कमरे में 4 अहम लोग बैठे थे, नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल, अरुण जेटली और आरबीआई गवर्नर। कमरे में तनाव साफ महसूस किया जा सकता था। डोभाल जी ने गंभीर आवाज में कहा, सर, ये ऐलान आज रात ही करना होगा, 1 भी घंटे की देरी अब बर्दाश्त नहीं की जा सकती। नरेंद्र मोदी ने एक बार कमरे में बैठे सभी लोगों की तरफ देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। फैसला हो चुका था। उसी पल यूपी में एक पुलिस टीम वारंट और जरूरी दस्तावेज लेकर निकल चुकी थी। एसटीएफ के जवान सिविल ड्रेस में थे। अतीक अहमद की लोकेशन कंफर्म हो चुकी थी और ऑपरेशन शुरू हो गया था। कुछ ही देर में अतीक पुलिस की गिरफ्त में था। उधर दाऊद इब्राहिम, मेजर इकबाल, खनानी भाई और उनके साथी एक कमरे में बैठे ट्रकों के बॉर्डर पार करने का इंतजार कर रहे थे। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं। रात के 8:15 हो चुके थे। तभी एक आदमी हांफता हुआ कमरे में घुसा। भाईजान, टीवी देखो, अभी क्या चल रहा है? सबकी नजरें एक साथ स्क्रीन पर टिक गईं। वहां मोदी जी सीधे देश को संबोधित कर रहे थे और ऐलान कर रहे थे कि आज रात से 500 और 1000 के नोट बंद। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर खड़े ट्रक जिनमें नोटों के ढेर भरे थे, सब कुछ एक पल में बेकार कागज बन चुका था। खनानी ये झटका सह नहीं पाया। वो चुपचाप उठा, कमरे से बाहर गया, छत पर पहुंचा और उसी क्षण नीचे कूदकर अपनी जान दे दी। उस रात हिंदुस्तान ने एक ऐसी लड़ाई जीती जो किसी जंग के मैदान में नहीं लड़ी गई थी। अजीत डोभाल ने वो किया जो एक सच्चा सेवक करता है, बिना शोर, बिना किसी श्रेय के, सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए। और नरेंद्र मोदी ने वो फैसला लिया जो शायद उस समय दुनिया का कोई और नेता नहीं ले सकता था। करोड़ों लोगों की परेशानी जानते हुए भी देश हित को सबसे ऊपर रखा। कुछ फैसले इतिहास बना देते हैं और ये उन्हीं में से एक था।